एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि इन सभी नेसेंट सोल्स ने उस चेम्बर में मौजूद ट्रेजर्स को जमा कर लिया। मार्क्विस कह रहा था कि मेरे दोस्तों, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो जल्दी से इन ट्रेजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो। अगर आप लोग चाहो तो मैं खुद होकर इन ट्रेजर्स को आपस में बांट सकता हूँ। उतने में टियांगो मार्क्विस और मास्टर यून से कहने लगा कि आप दोनों ने कहा था कि सबसे पहला ट्रेजर आप चूज करोगे और उसके बाद बचे हुए सारे ट्रेजर्स हम लोग आपस में बांट लेंगे। मगर आप दोनों तो इसमें से कोई ट्रेजर सिलेक्ट नहीं कर रहे। मुझे नहीं लगता कि सेकंड फ्लोर पर ऐसा कोई ट्रेजर होगा जो आप दोनों को पसंद आए। तो क्यों ना आप दोनों इन्हीं में से अपने अपने ट्रेजर सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर मार्क्विस नानगोंग को टियांगो की बातें सुनकर गुस्सा आ गया था। वो थोड़ा सा सस्पिशियस होकर आगे बढ़ते हुए टियांगो से पूछने लगा कि मेरे भाई, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर टियांगो कह रहा था कि शायद आपको मेरी बात खटक गई। मैं तो बस ये बोल रहा था कि आप यही से ट्रेजर को सिलेक्ट कीजिए। क्या पता सेकंड फ्लोर पूरी तरह से खाली हो, फिर आप दोनों को भी पछताना पड़ेगा। सो इसमें मेरा आपको ऑफेंड करने का कोई इरादा नहीं था। मगर जाहिर सी बात है कि टियांगो ने मार्क्विस को उकसा दिया था। तो मार्क्विस उसे बताने लगा कि यहाँ पर ऐसा कोई ट्रेजर नहीं जिसे हम प्रायोरिटी देकर सिलेक्ट कर सके। जिसके बाद वो हानली से पूछने लगा कि मेरे दोस्त, क्या तुम्हें इसमें से कोई ट्रेजर पसंद आया? अगर पसंद आया हो तो तुम उसे ले सकते हो। मगर हानली ने अपनी लाइफ में इतने सारे स्पेशल ट्रेजर्स देखे हैं कि उसे इसमें से एक भी चीज पसंद नहीं आती। तो मार्क्विस को बताने लगा कि मुझे भी इन ट्रेजर्स में से कोई भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद मार्क्विस ने तुरंत ही उन ट्रेजर्स को इक्वली बांट दिया। और अब यहाँ पर मार्क्विस कहने लगा कि वांगचान और रुयान तो एक ही टीम में है। इन्हें हम बैकअप के तौर पर लेके आए थे, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग ट्रेजर्स नहीं देंगे, बल्कि इन्हें तो एक ही हिस्से में सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। दरअसल मार्क्विस ऐसा नहीं करने वाला था, मगर टियांगो ने उसे उकसा दिया तो मार्क्विस नानगोंग ने उससे इस तरह से बदला ले लिया। जिसके बाद ये लोग सेकंड फ्लोर की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पर मार्क्विस टियांगो को काफी गुस्से में घूर रहा था। वो समझ गया था कि टियांगो उसके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। वहीं पर हानली अपने ट्रेजर को चेक करते हुए कहने लगा कि इसका शेप तो पूरी तरह से बैम्बू ट्यूब जैसा है। इसके ऑरा से ही पता चल रहा कि एक एंशिएंट ट्रेजर होगा, मगर पता नहीं ये कौन सी पावर्स को पजेस करता है। जिसके बाद वो अपने ट्रेजर को स्टोरेज बैग में रखते हुए कहने लगा कि इन लोगों की रिएक्शन से ही पता चल रहा कि सेकंड फ्लोर पर ही असली शो की शुरुआत होगी। अब थोड़ी देर में ये लोग सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुके थे। इन्होंने नोटिस किया कि वो पूरी जगह काफी अजीब सी मिस्ट से भरी हुई है। नेसेंट सोल यू को लग रहा था कि ये जगह पॉइजनस स्मोक से भरी होगी, मगर मास्टर यून कहते कि तुम तो बेवजह ही ज्यादा सोच रहे। अगर यहाँ पर पॉइजन होता तो हमें तुरंत ही पता चल जाता। और फिर मास्टर यून ने फटाफट से अपना लाइटनिंग बीड बाहर निकाल लिया, जिससे सेकंड फ्लोर पर थोड़ी सी रोशनी हो गई थी। वो कह रहा था कि ये तो बस मामूली सी मिस्ट है, इसलिए हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर हानली सोच रहा था कि मिस्ट तो अपने आप डिस्पर्स हो रही और तेज हवा के अलावा ये हो नहीं सकता। जरूर से इस जगह पर कोई गड़बड़ी है। और अभी ये लोग अचानक से एक जगह पर रुक गए क्योंकि इनके सामने एक डीमन गॉड था। टियांगो हैरान होते हुए कह रहा था कि पता नहीं यहाँ पर डीमन गॉड की इबादत कौन करता होगा। हानली सोचता है कि इस डीमन गॉड की आंखें रेड है, साथ ही इसके 3 सिर और 6 हाथ है। मुझे ऐसा फील हो रहा कि मैंने इसे ऑलरेडी कहीं पर देखा हुआ है। और फिर उसे अपने ब्रह्मा से इन 2 फ्रेगमेंट की याद आई। दरअसल उस पर दी गई इमेज इस डीमन गॉड के साथ पूरी तरह से मेल खा रही थी। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि सीनियर सांगकुन ने हेवनली साउथ को एक जमाने में डोमिनेट किया था और साथ ही वो बंदा इस एंशिएंट डीमन रेस के साथ भी कनेक्टेड है। और तभी वहाँ लिखी हुई एंशिएंट राइटिंग अपने आप ग्लो होने लगी। इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये डिमोनिक रेस का कोई पुराना स्क्रिप्चर होगा। और उतने में इस सेकंड फ्लोर का हर एक हिस्सा लाइटन अप होने लगा। साथ ही साथ वहाँ पर सेट ऑफ फॉर्मेशन अपने आप डीएक्टिवेट होकर उसमें से एक डायस बाहर आने लगी। हम देख पाते हैं कि उस डायस पर 3 जेड बॉक्सेस रखे हुए थे, जिन्हें देखते साथ ही मार्क्विस नानगोंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। सो अब इन तीनों जेड बॉक्सेस को देखते साथ ही मास्टर यून और मार्क्विस सीधे उस ट्रेजर की तरफ रवाना हो गए। हालांकि टियांगो भी उन्हें फॉलो कर रहा था, मगर हानली का ध्यान पूरी तरह से उस डीमन रेस के स्क्रिप्चर पर है। वो उसे ऑब्जर्व करते हुए कहने लगा कि ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। मेरे पास जो डीमन रेस का स्क्रिप्चर है, भले ही ये उससे मिलता जुलता हो, मगर ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस और डिफिकल्ट लग रहा। इधर मास्टर यून उस ट्रेजर को हाथ लगाने ही वाले थे कि तभी टियांगो ने उनके हाथ पर हमला कर दिया, जो देखते साथ ही मास्टर यून उस बंदे पर भड़क गया। वो उससे पूछ रहा था कि टियांगो, इस सब का क्या मतलब है? क्या तुम वाकई इस बुड्ढे के साथ फाइट करना चाहते हो? अगर तुम्हारा ऐसा इरादा है तो एक बार फिर से सोचो। वहीं पर हानली उनकी आवाजें सुनकर कह रहा था कि चलो अब शो की शुरुआत हो चुकी है। जिसके बाद हानली भी उस डीमन गॉड के स्टेचू पर जाकर खड़ा हो गया। वहीं पर टियांगो मास्टर यून से कहने लगा कि मैं आप पर अटैक नहीं करना चाहता, मैं तो बस ये
ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या आपको ये ट्रेजर पसंद आया। अगर ऐसी बात है तो आप जल्दी से इसे सिलेक्ट कर लो। जिस पर मास्टर यून कहने लगा कि मैं ऐसे ही ट्रेजर सिलेक्ट नहीं कर सकता, मुझे पता करना पड़ेगा कि इसके अंदर आखिर है क्या, तो मैं इसे ओपन करने के बाद ही अपना फैसला लूंगा। अगर इसमें मौजूद ट्रेजर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं इसे सिलेक्ट नहीं करने वाला। जिस पर टियांगो कहता है कि मुझे अब हमारी मीटिंग की बातें याद आ रही। हम सब इस बात पर अग्री हुए थे कि आप दोनों पहले ट्रेजर को सिलेक्ट करोगे। पहले 2 ट्रेजर्स आपको मिलेंगे और बाकी बचे सारे ट्रेजर्स हम लोग आपस में बांट लेंगे। मगर यहाँ पर तो इन तीनों ट्रेजर्स के अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर इसे भी आप ही सिलेक्ट करोगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। वैसे यहाँ पर टियांगो की बातों पर किसी ने भी ऐतराज नहीं जताया। इससे ये बात साबित हो रही थी कि वो लोग भी टियांगो के साथ पूरी तरह से अग्री हैं। इधर हानले दिल ही दिल में कहने लगा कि मैं जानता ही था कि ये टियांगो ज्यादा देर तक अच्छा बनने का दिखावा नहीं कर सकता। चलो फाइनली इसने अपने असली रंग दिखाई दिए। यहाँ पर मास्टर यून टियांगो पर हमला करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका था, लेकिन तभी माकुइस नानगोंग बीच में आ जाते हैं। दरअसल माकुइस नानगोंग इन लोगों के साथ बेवजह की लड़ाई करना नहीं चाहता था और फिर वो टियांगो से पूछने लगा कि बताओ मेरे दोस्त, तुम्हारा असली इरादा क्या है, और हाँ गलती से भी ये मत बोलना कि तुम अपने ही किए हुए वादे को तोड़ना चाहते हो। जिस पर टियांगो जवाब देते हुए कहने लगा कि ना, मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं, मगर असल बात तो ये है कि यहाँ पर इन 3 जेड बॉक्सेस के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो भला हम लोगों में ट्रेजर्स का बंटवारा कैसे होगा, और साथ ही इन जेड बॉक्सेस के अंदर क्या रखा है ये भी हम देख नहीं सकते। हमारा डिवाइन सेंस तो इस बॉक्स के अंदर बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, मगर इनके ऑरा को देखकर मैं 100 में से 90% बता सकता हूँ कि इसके अंदर जरूर से कोई वैल्यूएबल ट्रेजर होगा। हो सकता है कि इसके अंदर इमॉर्टल सांकुन की कोई भयानक टेक्निक होगी, या फिर इसमें वो सीक्रेट दफन होगा जिसका इस्तेमाल करके सांकुन फॉलन डेविल वैली से जिंदा वापिस आए। तो अगर वो सीक्रेट हमारे हाथ लग जाए तो हम फॉलन डेविल वैली की कई सारे ट्रेजर्स को हासिल कर सकते। सो इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि आप उन जेड बॉक्सेस को ओपन करके देखो। हमारे वादे गए भाड़ में। यहाँ पर सवाल हमारी किस्मत का है। इन बॉक्सेस को ओपन करने के बाद आप अपना फैसला लोगे, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। जिस पर मास्टर यून कहने लगा कि यहाँ आने से पहले ही मैंने तुम सभी को बताया था कि सबसे पहले ट्रेजर्स को चुनने का हक हम दोनों का होगा। जाहिर सी बात है कि हम ट्रेजर्स को चेक करके ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उस वक्त तो तुमने कोई ऐतराज नहीं जताया। इनफैक्ट तुमने तो हमारी हर एक टर्म एंड कंडीशन को भी एक्सेप्ट किया, और अब यहाँ आने के बाद तुम हमारे सामने बहस कर रहे हो। देखो यहाँ पर ट्रेजर कितने हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों की वजह से ही तुम लोगों को इमॉर्टल सांकुन की केव देखने का मौका मिला, इसलिए अब मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करो। और उतने में मैडम वेई मास्टर यून से कहने लगी कि हम अपने वादे से नहीं मुकर रहे, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम दोनों इन बॉक्सेस को बिना ओपन किए ही एक्सेप्ट करो। उसके अंदर क्या होगा ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगा। जो सुनते साथ ही माकुइस नानगोंग ने अपनी भयानक पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि तुम सभी लोग खामोश रहो, अब तुम में से कोई भी अपने मुंह से एक लफ्ज भी बाहर नहीं निकालेगा। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि कौन कौन टियांगो के साथ है। टियांगो ने हमसे किए हुए वादे को ब्रेक किया है। सो अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि टियांगो सही है तो मैं उन लोगों की चेहरे देखना चाहूंगा। मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि टियांगो बेखौफ है, इसलिए तो उसने एकदम सही मौके पर आने के बाद मुझे डबल क्रॉस किया। मेरे ख्याल से उसकी इच्छा है कि वही इस टीम को लीड करेगा। मैडम वेई की बातों से तो मुझे पता चला कि वो टियांगो को सपोर्ट कर रही है, लेकिन मैं बाकी लोगों के बारे में भी जानना चाहता हूँ। और तभी एक नेसेंट सोल टियांगो की साइड जाकर खड़ा हो गया। वो कह रहा था मेरे भाई नानगोंग प्लीज गुस्सा मत हो, देखो मैं जानता हूँ कि टियांगो ने तुम्हें डबल क्रॉस किया, लेकिन उसकी बात पूरी तरह से सच है। इन तीनों जेड बॉक्सेस को छोड़कर सेकंड फ्लोर पर तो बस मामूली से ट्रेजर्स हैं, और तुम चाहते हो कि उन ट्रेजर्स में हम खुशियाँ मनाएं। अब देखो हम इतनी दूर आए हैं तो हमारा कुछ तो फायदा होना ही चाहिए। उस बंदे की बातें सुनकर माकुइस नानगोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और उसी वक्त एल्डर यू ने भी टियांगो की टीम को ज्वाइन किया। माकुइस नानगोंग कहते अरे वाह, तुम सभी लोग एक साथ काफी ज्यादा प्यारे लग रहे। मेरे ख्याल से तुमने यहाँ आने से पहले ही ये सारी साजिश रची थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये सब प्लान कब किया, क्योंकि जिस दिन मीटिंग हुई उसके अगले ही सुबह हम इस सफर पर रवाना हो गए थे, और सफर में तो मैं तुम्हारे साथ था, तो फिर तुम्हें ये प्लान बनाने
का टाइम ही नहीं मिला। वेल, इतने लोगों का एक साथ आना ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जिस पर टियांगो कहने लगा कि हमारी टीम में बस तुम 2 बंदे ही ज्यादा पावरफुल हो, तुमने नेसेंट सोल की मिडिल स्टेज को भी पार कर लिया, मगर फिर भी तुम हमारे जैसे नेसेंट सोल के इनिशियल स्टेज वाले बंदों को अपने साथ ले जाना चाहते थे। अगर पावर्स की बात की जाए तो हम तुमसे एक लेवल कम हैं, इसलिए हमने उस मीटिंग के बाद एक साथ प्लानिंग बनाई। अगर हमें तुम्हारे जैसे पावरफुल शैतानों के साथ ट्रैवल करना है तो हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। हमने उस मीटिंग में ढेर सारी सिचुएशंस को डिस्कस किया और आज ये सिचुएशन जो राइज हुई है ये भी हमने पहले ही एंटिसिपेट की थी। हमें पता ही था कि तुम दोनों हमें मैनिपुलेट करोगे, हमारे हाथ में कूड़ा कचरा थमाकर अच्छे अच्छे ट्रेजर्स को खुद लोगे। अब उसकी बातें सुनने के बाद मार्क्विस नानगोंग ने सीधे हानली की तरफ अपना रुख मोड़ दिया। उससे पूछता है, मेरे दोस्त हानली, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हम दोनों तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं? अगर तुम्हें ऐसा लगता होगा तो तुम मुझे क्लियरली बोल सकते हो और फिर शौक से तुम भी टियांगो की टीम में ज्वाइन हो जाना। मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम इन सब में से काफी ज्यादा समझदार हो, इसीलिए तुम जो भी फैसला लोगे मैं उस पर कोई डिबेट नहीं करूंगा। सो हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि मास्टर यून और मार्क्विस नानगोंग दोनों भी नेसेंट सोल की मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं और ये बाकी बचे सारे लोग अर्ली स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं। इसमें से मुझे वांगचान और रुयान को साइड में हटाना होगा क्योंकि वो तो कोर फॉर्मेशंस के कल्टीवेटर हैं। सो अब अगर इन दोनों टीम्स के दरमियान फाइट हुई तो इनका मुकाबला बराबरी का होगा। इसलिए हानली मार्क्विस नानगोंग से कहने लगा, किसी ने मेरा आपको लेकर कोई ओपिनियन नहीं, चाहे फिर डाविस टियांगो हो या फिर आप हो, आप लोग जो भी फैसला करोगे मैं उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लूंगा। सो यहाँ पर हानली न्यूट्रल था, उसने तो ना ही मार्क्विस नानगोंग को सपोर्ट किया और ना ही टियांगो को। यहाँ पर मार्क्विस नानगोंग को उम्मीद थी कि हानली उसकी साइड से बात करेगा, लेकिन हानली तो उसकी समझ से भी ज्यादा होशियार निकला। वो यहाँ पर किसी को भी बेवजह ऑफेंड नहीं करना चाहता। वहीं पर मास्टर यून मार्क्विस नानगोंग को समझा रहे थे कि अब इनके साथ बहसबाजी करके कोई फायदा नहीं। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये लोग टीम अप होकर हमें हरा पाएंगे, मगर इनकी ये गलतफहमी बस थोड़ी देर में दूर हो जाएगी। और इतना कहते साथ ही मास्टर यून ने अपने वेपन को बाहर निकाल लिया। वो गुस्से में टियांगो से कहने लगा कि बस थोड़ी देर में मैं तुम्हारा ये भ्रम तोड़ दूंगा। अब यहाँ पर वो टियांगो पर अटैक करने वाला था, लेकिन नानगोंग अभी भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसी वक्त मास्टर यून ने सीधे मार्क्विस पर ही हमला कर दिया, जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पर हम मास्टर यून के चेहरे पर एक ईवल स्माइल देख पाते हैं। उसने मार्क्विस नानगोंग को धोखा दिया था और ये देखकर हानली के तो होश ही उड़ गए। उसके पाँव के नीचे की जमीन सरक गई थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मास्टर यून ही मार्क्विस को डबल क्रॉस करेगा। यहाँ पर मार्क्विस नानगोंग मास्टर यून के अटैक की वजह से बुरी तरह से घायल हुआ था, मगर उसने अज़ुर राइनोसोरस आर्मर पहना हुआ था, जिसके चलते मास्टर यून उसे जान से नहीं मार पाया। जो देख मास्टर यून कहता है, नानगोंग मुझे लगा नहीं था कि तुमने अपने कपड़ों के अंदर कोई आर्मर पहना हुआ है, वरना तो तुम मेरे एक ही अटैक में मारे जाते, लेकिन मैंने वो हमला सीधे तुम्हारी कोर पर किया था। साथ ही वहाँ मौजूद नेसेंट सोल मार्क्विस की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं पर मार्क्विस नानगोंग जोर जोर से हंसने लगे। वो मास्टर यून से कहने लगे कि वाह मेरे दोस्त वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि ये लोग तुम्हें इतने आसानी से खरीद लेंगे। यहाँ पर हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि मार्क्विस अभी भी तुम समझ नहीं पाए। दरअसल इन लोगों ने मास्टर यून को नहीं खरीदा, बल्कि ये लोग तो मास्टर यून के लिए काम कर रहे हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये बुढ़ा इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड होगा। अब यहाँ पर हानली ने भी सीक्रेटली अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया, ताकि अगर किसी ने उस पर अटैक किया तो उसे डिफेंड कर पाए। साथ ही साथ वो धीरे धीरे करके पीछे हटने लगा। यहाँ पर वो ट्रेजर्स को हासिल करने आया था, ना कि बैटल करने। वहीं पर मास्टर यून अपने साथियों से कह रहा था, दोस्तों हमें कुछ भी करके मार्क्विस नानगोंग को खत्म करना होगा। अगर गलती से भी ये बंदा इस केव से जिंदा वापस गया तो यूँ समझ लो कि हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बस एक बार ये अपनी इंजुरीज को हील कर ले, फिर ये हमें बड़ी भयानक मौत देगा। सो अब अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इस बंदे को खत्म करने में मेरी मदद करो। यहाँ पर मार्क्विस नानगोंग को तो अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका सबसे पुराना और वफादार दोस्त उसी के सामने उसे मारने की प्लानिंग बना रहा है। और उतने में ही मास्टर यून ने मार्क्विस नानगोंग का एक और राज सबके सामने जाहिर कर दिया। वो सबको बताता है कि मार्क्विस नानगोंग कोई और नहीं बल्कि इमॉर्टल सांकुन का एक लौता अकेला बचा डिसेंडेंट है। जो सुनते साथ ही मार्क्विस नानगोंग के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उसका सबसे बड़ा राज अब सबके सामने आ चुका था। मास्टर यून ये हकीकत पहले से ही जानता था, लेकिन उसने कभी भी मार्क्विस के सामने इस बात का जिक्र नहीं किया। वहीं पर हानली भी काफी ज्यादा
सरप्राइज था। उसे तो लगा ही नहीं था कि इस ट्रिप पर आने के बाद उसे ऐसे ऐसे राज पता चलेंगे। वहीं पर एल्डर यू फटाफट से अपनी ब्लेड को बाहर निकालते हुए कहने लगा कि जल्दी से इस मार्क्विस को खत्म कर दो और फिर हम इसके सारे ट्रेजर्स आपस में बांट लेंगे। लेकिन टियांगो को मार्क्विस पर अटैक करने की कोई जल्दी नहीं थी। वो हानली से कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो हमारी टीम में ज्वाइन हो सकते हो, मार्क्विस को खत्म करने में हमारी मदद करो और फिर तुम्हें भी उसके ट्रेजर का हिस्सा मिल जाएगा। सो बता लड़के, क्या तो इसके लिए तैयार है? मगर हानली इस पर कोई जवाब दे पाई इससे पहले मैडम वेई ने अपने 2 आर्टिफैक्ट्स बाहर निकाल लिए जो कि बिल्कुल एक आंख जैसे नजर आ रहे थे। वो हानली से कहने लगी कि हमारी हरकतें देखकर ये मत सोचो कि हमने तुम्हें धोखा दिया, मगर तुम्हें भी ये बात पता होगी कि हमारी टीम का हर एक बंदा तुमसे नफरत करता है, मगर अभी भी तुम्हारे पास हमारा दिल जीतने का एक मौका है। हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ और मार्क्विस को खत्म करो, तभी जाकर हमें तुम पर पूरा यकीन होगा कि तुम भी हम में से एक हो। यहाँ पर हानली दिल में कह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मुझे बेवकूफ समझते। मैं तो अच्छे से जानता हूँ कि एक बार ये मार्क्विस को खत्म कर दे फिर इनका अगला टारगेट मैं रहूंगा। अगर इन्होंने एक को धोखा दिया तो ये दूसरे को धोखा देने में जरा भी हेजिटेट नहीं करने वाले। इन्होंने इस मिशन पर आने से पहले ये सारा प्लान बना के रखा था। अगर इन्हें वाकई मुझे अपने टीम में शामिल करना होता तो इन्होंने ऑलरेडी मुझे ये सारी बातें पहले ही बता दी होती, मगर ये लोग इतने ज्यादा शातिर है कि इन्होंने अपने प्लानिंग की मुझे भनक भी नहीं लगने दी। उतने में ही मार्क्विस नानगोंग गुस्से में कहने लगा कि मैं न जाने कई सौ सालों से तुम्हारा दोस्त हूँ। डाविस टियून को तो मैंने अपना सबसे करीबी दोस्त माना। अगर मेरे दिल में तुम्हें लेकर जरा भी डाउट होता तो शायद मैं कभी तुम्हारी इस प्लान के चुंगल में नहीं फंसता, लेकिन मैंने आंख बंद करके तुम पर भरोसा किया और बदले में तुमने मेरी ही पीठ में खंजर घोंप दिया। तुमने तो मेरी दोस्ती का काफी अच्छा सिला दिया है। यहाँ पर मास्टर यून को भी पता था कि उसने मार्क्विस के साथ काफी गलत किया, मगर लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती। यहाँ पर इस बुढ़े ने बस ट्रेजर के खातिर अपने सबसे पुराने दोस्त को धोखा दिया। यहाँ पर मार्क्विस उससे कह रहा था कि मैं कई सौ सालों से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा असली चेहरा पहचान नहीं पाया। जिसके बाद वो हानली से कहने लगा कि मेरे दोस्त, अगर तुम मेरे साथ फोर्सेस ज्वाइन करो तो ही हम दोनों के सर्वाइवल के चांसेस हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने के बाद ये लोग तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे? नहीं, ये जितनी नफरत मुझसे करते हैं उससे भी 1000 गुना ज्यादा तुमसे करते हैं। ये शैतान अच्छे से जानते हैं कि तुम आगे चलकर इन सबको पीछे छोड़ दोगे, इसलिए मुझे खत्म करते साथ ये तुम्हारा भी नंबर लगाएंगे। हानली भी जानता था कि मार्क्विस की बातों में सच्चाई है। इधर मास्टर यून सबको बता रहा था कि मार्क्विस बुरी तरह से घायल है। अगर ये हानली के साथ टीम अप भी हो जाए तो भी हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। वहीं पर टियांगो ने यू को हुक्म दिया कि जाओ जाकर हानली को थोड़ा सा बिजी रखो, तब तक हम लोग मार्क्विस का काम तमाम करेंगे। जो सुनते साथ ही यू ने सीधे जाकर हानली के सामने अपना ब्लेड वाला फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ टियांगो ने भी अपनी डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर डिमोनिक ऑरा फैलने लगी। वो कह रहा था कि मार्क्विस का काम तमाम करते ही हानली को निपटाना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। जो सुनते साथ ही वांगचान के चेहरे पर स्माइल आ गई। इसी मौके की तो उसे इतने सालों से तलाश थी। वही दूसरी तरफ हानली सोच रहा था कि इन सभी नेसेंट सोल में से डाविस्ट यू ही सबसे ज्यादा कमजोर है, इससे तो मैं बड़ी आसानी के साथ निपट लूंगा। और उसी वक्त नानगोंग ने वहाँ के सारे बॉक्सेस उठा लिए, जिसमें से एक बॉक्स वो सीधे हानली की तरफ पास कर देता है। वो हानली से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ सच्ची दोस्ती निभाई, इतना सब होने के बावजूद भी तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, तो तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं ये बॉक्स तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। अगर इसमें वाकई फॉलन डेविल वैली का सीक्रेट है और तुम यहाँ से जिंदा वापिस जा पाए तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसका पूरा फायदा उठाना। ये ट्रेजर वाकई तुम्हारी डेस्टिनी को बदल देगा। यहाँ पर हानली सोच रहा था कि ऐसे मुश्किल वक्त में मार्क्विस ने ट्रेजर बॉक्स मेरे हवाले कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी मुश्किलें मेरी तरफ मोड़ना चाहता। पता नहीं इस बंदे का इंटेंशन क्या होगा। पॉसिबिलिटी है कि इसके इरादे नेक हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये मुझे बलि का बकरा बनाना चाहता। खैर, इसका इंटेंशन चाहे कुछ भी रहे, मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि ये बंदा काफी ज्यादा भयानक है। सो हानली ने भी बड़े स्टाइल के साथ उस बॉक्स को अपनी स्टोरेज बैग में डाल दिया। वहीं पर टियांगो वांगचान और उसकी बीवी से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम डाविस्ट यू की मदद करो। वो अकेला बंदा उस शातिर हानली को संभाल नहीं पाएगा। जो सुनकर तो वांगचान को तो मानो एक लाइसेंस ही मिल गया था। वो कह रहा था कि मैं तो इसी मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब मैं अपनी पावर्स महान हानली के खिलाफ यूज करूं। जिसके बाद दोनों मियाँ बीवी सीधे एल्डर यू के पास चले गए। वहीं पर हानली सोच रहा था कि ये लोग न जाने कब से ही बकवास कर रहे, मगर अभी तक किसी ने किसी पर अटैक नहीं किया। शायद इन्हें अभी भी मार्क्विस से डर लग रहा है। आफ्टर ऑल ये बंदा इमॉर्टल
इमॉर्टल सांगकुन का डिसेंडेंट है, तो इसमें कोई तो खास बात जरूर होगी। वहीं पर बाकी बचे नेसेंट सोल्स ने भी अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। वेल, इस तरह से वहाँ का माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया, लेकिन अभी तक अटैक की चिंगारी वहाँ पर नहीं उड़ी थी। ये सभी नेसेंट सोल्स हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सो फाइनली सबसे आखिर में मार्क्विस नानगोंग भी अपनी सोर्ड को समन कर लेता है। उसका सबसे पहला निशाना था मास्टर युन। वो इस धोखेबाज को किसी भी कीमत पर जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था। आफ्टर ऑल इस सारे फसाद की जड़ मास्टर युन था। उसी ने ये सारा प्लान बनाया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये सभी लोग ट्रेजर्स लेके हंसी खुशी अपने घर चले जाते। यहाँ पर हानली भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि पहला अटैक कौन करेगा। वहीं पर मार्क्विस नानगोंग इन सबसे कहने लगा कि कहीं तुम लोगों को मुझसे डर तो नहीं लग रहा। अब तुम लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई है तो चलो एक साथ मिलकर मुझ पर हमला करो। जो भी मेरे करीब आएगा वो मेरे साथ ही मारा जाएगा। यहाँ पर मार्क्विस नानगोंग ने अपनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज किया, जो देखकर टियांगो कह रहा था कि मार्क्विस सब झूठ बोलना बंद करो। हम भी अच्छे से जानते हैं कि तुम में इतनी पावर सी नहीं है कि तुम हम सबको एक साथ खत्म कर दो। ऐसी ऐसी उकसाने वाली बातें करके तो तुम बस खुद की मुसीबतों को बढ़ा रहे हो। वहीं पर हानली दिल ही दिल में सोच रहा था कि यहाँ पर इस बैटल में जितना डिले होगा उतनी ही सिचुएशन भी बदल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अब मैंने यहाँ पर रुकना चाहिए। और इतना कहते साथ ही वो सिल्वर मून को हुक्म देता है कि जल्दी से अपनी अर्थ स्केप पॉलिटेक्निक को एक्टिवेट करो। जो सुनते साथ ही सिल्वर मून ने वहाँ पर एंशिएंट 1000 माउंटेन आर्टिफैक्ट को ओपन कर दिया। वेल, ये वही आर्टिफैक्ट था जो कि हानले ने मुलान रेस के नेसेंट सोल मूव को खत्म करके हासिल किया है। अब यहाँ पर हानले ने इन लोगों को उस माउंटेन में ट्रैप करना शुरू कर दिया। यानी कि इस बैटल की शुरुआत हुई थी हानले के साथ। यहाँ पर एल्डर यू फटाफट से उस माउंटेन को ब्रेक करने की कोशिश करने लगा। उसका ब्लेड व्हील वाला आर्टिफैक्ट उस माउंटेन को पियर्स करने में लगा हुआ था, मगर जितने माउंटेन्स उसने ब्रेक किए उससे भी ज्यादा और क्रिएट हो रहे थे। वहीं पर मास्टर युन बता रहा था कि ये बंदा यहाँ से भागने की फिराक में है। हमें जितनी जल्दी हो सके उसका काम तमाम करना होगा। यहाँ पर टियांगो परेशान होते हुए वांगचान और उसकी बीवी से कहने लगा कि जल्दी से अपने डिफेंस को एक्टिवेट कर लो। जो सुनते साथ ही उन दोनों ने फटाफट से अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लिया। वहीं पर मार्क्विस ने भी वहाँ से भागना शुरू कर दिया था। हानले ने खुद के साथ साथ मार्क्विस के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी ओपन की थी ताकि वो बंदा अपनी जान बचा सके। वहीं पर एल्डर यू ने अपनी इमॉर्टल रिंग वेपन को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें से एक बीस्ट बाहर आ चुका था और अब वो हानली पर अपनी भयानक एनर्जी रिलीज करने लगा। मगर उसी वक्त हानली अपनी विंग्स के साथ वहाँ पर अपीयर हो जाता है। उसे सामने देखकर यू कह रहा था, अरे वाह, तुम तो एकदम परफेक्ट टाइम पर बाहर आए। मगर हानली तो उसके अटैक को चीरते हुए सीधे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद हानली अपनी शानदार थंडर विंग्स का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे की शील्ड को ब्रेक कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर हानली ने अपनी ब्लू आइस फ्लेम्स को भी बाहर निकाल लिया। ये फ्लेम्स इतनी ज्यादा भयानक थी कि किसी भी इमॉर्टल को आसानी के साथ खत्म कर दे। और फिर हानले ने एक ही सेकंड के अंदर उस बंदे पर अपनी ब्लू आइस फ्लेम से अटैक कर दिया। इन फ्लेम्स के टच होते ही उस बंदे की बॉडी पूरी तरह से बर्फ में बदलने लगी थी और फिर उसके आसपास पूरी तरह से बर्फ जम गई। हानले ने इसका हशर सेम उस मुलान रेस वाले बंदे जैसा किया था। अब अगर इसके नेसेंट सोल सरवाइव कर पाई तो ये उसकी खुशकिस्मती होगी। वहीं पर हानले ने फटाफट से उसके आर्टिफैक्ट को भी कलेक्ट कर लिया। हानले चाहे कितनी ही गड़बड़ी में क्यों ना हो, ट्रेजर्स उठाने का मौका वो नहीं छोड़ता। और अब वहाँ से भागते हुए उसकी नजर पड़ी वांगचान पर। वांगचान तो उसे देखते साथ ही ऊपर वाले के नाम लेने लगा और उतने में ही हानले ने उस पर अपना ब्लड स्लैश रिलीज किया। वो कह रहा था, वांगचान, मैं तुझे आसान मौत नहीं दूंगा, एक बार फिर से हमारी मुलाकात जरूर होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम अपनी जिंदगी का हर एक पल मेरी याद में गुजारो। और फिर यहाँ पर हानली के स्लैश ने वांगचान के दोनों पाँव काट दिए। वो बंदा बुरी तरह से तड़प रहा था। यहाँ पर हानली ने उसे मौत से भी बदतर सजा दी थी। वांगचान हानली हानली चिल्ला रहा था और हानली वहाँ से गायब हो गया। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।